इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिसे आज तक उसकी तानाशाही के लिए याद किया जाता है। एक ऐसा डिक्टेटर जिसके नाम से दुनिया खौफ खाती थी, जिसके एक एक्शन ने यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया था। एक ऐसा नाम जिसके बाद दुनिया में कहीं किसी ने मनमानी की तो उसे तुरंत उसी नाम से बुलाया जाने लगा। और राष्ट्रवादी स्कूल का एक ऐसा विद्यार्थी जिसने न केवल जर्मनी बल्कि दुनिया के कई मुल्क के लोगों में अपने मुल्क और अपने गुट के लिए गर्व की भावना और जोश पैदा कर दिया। फांसीवादी विचारधारा का वो अड़ियल मिजाज नेता जिसने खुद अपने जीते जी ये नहीं सोचा होगा कि उसके जाने के बाद दुनिया भर के लोग उसे इस तरह जानेंगे। नमस्कार, इतिहास गवाह है कि इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आपने कई बार राजनेताओं को एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए ये जरूर सुना होगा कि वो अब हिटलर बन चुके हैं या वो नेता अपने यहाँ का हिटलर है। आज के इस एपिसोड में हम अडोल्फ हिटलर की जिंदगी के अलग अलग किस्सों को जानेंगे कि क्यों हिटलर यहूदियों की जान लेने पर तुला रहता था। ये भी समझेंगे कि मध्य यूरोप का ये तानाशाह रूसियों से क्यों खार खाए हुए था। और बात करेंगे उस छोटे से किस्से की जिसमें हिटलर का जिक्र भारत के साथ भी होता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं हिटलर का निजी जीवन कैसा था। अडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा के पास बसे एक छोटे से नगर ब्रोनो-एमिन में हुआ था। हिटलर एक मध्य वर्ग के परिवार से ही आता था क्योंकि उसके पिताजी एक कस्टम अधिकारी थे। हिटलर का अंदाज जिस तरह अग्रेसिव था, उसे देखकर लगता था कि उसमें कहीं ना कहीं उसके पिता की छवि दिख रही है। उसके पिता अलोइस को भी कई जगह बहुत डोमिनेटिंग नेचर का बताया गया है। हालांकि बचपन में अडोल्फ हिटलर का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल अलग था। 1908 में अपनी मां क्लारा की मौत के बाद हिटलर अपने करियर के लिए वियना चला गया। उसका ख्वाब एक आर्टिस्ट बनने का था। वियना में उसने पेंटिंग की लाइन में आगे बढ़ने का फैसला किया। वो पैसे कमाने के लिए अपने हाथों से बनाई हुई पेंटिंग्स बेचता था। उसने अपनी पेंटिंग्स में ज्यादातर या तो ऑस्ट्रिया की आधिकारिक इमारतों या फिर कुदरत को दिखाया। विंटर क्लॉक टावर, वियना स्टेट ओपेरा हाउस और स्क्वाश वेलवेद्रे जैसी कुछ पेंटिंग्स हिटलर ने खुद अपने हाथों से बनाया था। 1908 से 1913 तक वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में रहा। लेकिन ये 5 साल हिटलर की जिंदगी की दिशा तय करने वाला असली समय था। ये वही दौर था जब उसके ज़हन में यहूदियों के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत भर दी गई कि आगे चलकर वो दुनिया का सबसे दुर्दांत तानाशाह बन गया। एक कलाकार कैसे लाखों निर्दोष लोगों का शिकारी बन गया, इसकी कड़ी हम आगे जोड़ेंगे। हिटलर के जीवन के ये 5 साल काफी अहम माने जाते हैं। इन कुछ सालों में हिटलर की मनोदशा कुछ ऐसी बदली कि उसने अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की ठान ली। दूसरे दशक के ये शुरुआती साल यूरोप के लिए भी काफी नाजुक थे क्योंकि यही वो दौर था जब पहले महायुद्ध की पटकथा लिखी जा रही थी। यूरोप के लगभग सभी देश गुप्त संधियों में लिप्त थे। एक दूसरे के खिलाफ नृजातीय और धार्मिक दुश्मनी पनप रही थी और युवाओं के भीतर राष्ट्रवाद का जहर घोला जा रहा था। जर्मनी के युवा भी इससे अछूते नहीं थे। इधर हिटलर अपने आर्टिस्ट करियर में लगभग फेल हो चुका था और अब सेना में अपना योगदान देकर जर्मनी के प्रति अपनी वफादारी को जीना चाहता था। इस इरादे से वो 1913 में वियना छोड़कर जर्मनी के शहर म्यूनिख पहुंचा। म्यूनिख उस वक्त बवेरिया साम्राज्य में आता था। हिटलर ने बवेरिया के राजा लुडविग तृतीय से अर्जी लगाई कि वो उसे सेना में अपनी स्वेच्छा से सेवा करने का मौका दे। 1914 में पहले विश्व युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया था, लिहाजा जर्मन सेना की तरफ से हिटलर को इस युद्ध में शामिल होने का मौका मिला। हिटलर की तैनाती बेल्जियम में की गई। इसके बाद फ्रांस में भी उसने लांस कॉर्पोरल की रैंक पर रहते हुए एक सैन्य टुकड़ी की कमान संभाली। फ्रांस में सोमे की लड़ाई में जर्मनी की सेना ने मित्र देशों का डटकर सामना किया था। सोमे की लड़ाई इतिहास के सबसे भीषण जंगों में गिनी जाती है। इस लड़ाई में भले ही जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मित्र देशों को भी इस युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ था। सोमे नदी के पास 1916 में लड़ी गई इस जंग में 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे।
हिटलर भी इस जंग में मरते मरते बचा और उसकी जांबाजी के लिए उसे कई मेडल्स से भी नवाजा गया। 1918 में बेल्जियम में फिर से हिटलर ही मित्र देशों का सामना कर रहा था। इस मोर्चे पर ब्रिटिश सेना की तरफ से एक मस्टर्ड गैस अटैक किया गया। ये गैस अटैक त्वचा और आंखों के लिए बहुत खतरनाक था। यही वजह थी कि हिटलर सहित सभी जर्मन सैनिकों को गैस मास्क पहनने की सलाह दी गई थी। यहीं से हिटलर के जिंदगी से जुड़ी एक रोचक कहानी निकल कर आती है। आपने जब भी हिटलर की कोई तस्वीर देखी होगी तो उसकी मूंछों पर जरूर ध्यान गया होगा। हिटलर की मूंछें इतनी फेमस हुई कि लोगों ने इसे स्टाइल बना दिया और खुद उस स्टाइल को रखने लगे। हिटलर की मूंछें एक टूथब्रश की तरह दिखती थी। कुछ लोग मानते थे कि उस वक्त के जाने माने हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन के जरिए ब्रिटिश सेना को चैलेंज करने के लिए हिटलर ने इस तरह की मूंछें रखी। लेकिन हकीकत यह है कि जब बेल्जियम के इप्रा में जर्मनी और ब्रिटिश सेना का आमना सामना हुआ तो ब्रिटिश सेना ने गैस अटैक किया था, जिसका जिक्र हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले किया। जर्मनी ने इस अटैक से बचने के लिए ही हिटलर को अपनी मूंछों को काटने की सलाह दी ताकि लड़ाई के दौरान गैस मास्क उसके मुंह पर फिट हो सके। खैर, यह तो एक दिलचस्प किस्सा था। लौटते हैं कहानी पर। 1916 और 1918 में हुई दोनों लड़ाइयों और दूसरे मोर्चों पर जर्मनी को पहले विश्व युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी। हिटलर को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस हार ने जर्मनी और हिटलर के रसूख को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हार के बाद हिटलर तिलमिलाया हुआ था, लेकिन उसने लोगों में और सेना के जवानों में जोश भरना बंद नहीं किया। उसके भाषण काफी जोश से भरे रहते थे। हिटलर ने कहा, इफ यू विन यू नीड नॉट एक्सप्लेन, इफ यू लूज यू शुड नॉट बी देयर टू एक्सप्लेन। यानी अगर आप जीतते हैं तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप हारे तो आपको कुछ भी समझाने के लिए रहना ही नहीं चाहिए। यानी इशारा सीधा था, जीतो तभी जिंदा रहो। जर्मनी को फिर से उठाने और मित्र देशों से बदला लेने के लिए हिटलर ने लोगों को लामबंद करना शुरू किया। यहीं से हिटलर ने ऊंचाइयों पर पहुंचने की पहली सीढ़ी पर अपने कदम रखे। हार के बाद 1918 में हिटलर म्यूनिख लौटा। लोगों को अलाइड कंट्रीज के खिलाफ एक करने के लिए वो जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के एक छोटे से दल में शामिल हो गया। जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन 1919 में एंटन ड्रेक्सलर ने की थी। ये पार्टी पहले से ही कामकाजी मध्य वर्ग के हित में काम कर रही थी और आम लोगों में जर्मन राष्ट्रवाद को जगाने का काम चल रहा था। इस पार्टी में काम करते हुए हिटलर का कद पार्टी के भीतर धीरे धीरे बढ़ने लगा और इसी वजह से कुछ वक्त के बाद उसने सेना से इस्तीफा दे दिया। हिटलर की हैसियत बढ़ने के साथ ही पार्टी में कुछ बदलाव आने लगे। 1920 में पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया गया। इसमें नेशनल और सोशलिस्ट शब्द ही इसलिए जोड़े गए ताकि देश के बड़े और मध्यम तबके को राष्ट्रवाद से जोड़ा जा सके। स्वास्तिक को इस पार्टी का चिन्ह बना दिया गया। ये वही स्वास्तिक चिन्ह है जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से जोड़कर देखा जाता है। पार्टी में अपने ओहदे को आगे ले जाने और नाजीवाद को बढ़ावा देने के लिए 1920 में ही हिटलर ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया था। इसी कार्यक्रम को बाद में पार्टी का आधार बनाया गया। इस कार्यक्रम में जिस तरह की बातें शामिल की गई थीं, उसकी वजह से इसे वर्साई की संधि का बहिष्कार कहा जाने लगा। यहीं से जर्मन लोगों को जर्मनी के क्षेत्र को विस्तार देने के लिए उकसाया गया। हम कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम वर्साई की संधि की इस पहेली को भी समझ लें, जिसके तार हिटलर के एक डिक्टेटर बनने से जुड़े हैं। दोस्तों, साल 1918 के खत्म होते होते तक यूरोप के लगभग सभी देशों ने दम तोड़ दिया था। आखिरकार बड़ी त्रासदी के बाद नवंबर के महीने में पहला विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। युद्ध में मित्र देशों की बड़ी जीत हुई और जर्मनी और उसके साथी देशों को मुंह की खानी पड़ी। जर्मन हार चुके थे, लेकिन पश्चिमी खेमा अच्छे से जानता था कि अपमानित हो चुके जर्मन लोग बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए मित्र देशों ने बड़ी ही चालाकी से एक शांति संधि तैयार की। अगले साल के जून महीने यानी जून 1919 में फ्रांस की राजधानी पेरिस से कुछ किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित पैलेस ऑफ वर्साई में मित्र देशों, उसके साथियों और जर्मनी की बैठक बुलाई गई।
एक तथाकथित शांति संधि पर इन सभी देशों ने दस्तखत किए कि वर्साई की संधि जनवरी 1920 से लागू होगी और नीचे लिखी गई शर्तें जर्मनी को माननी ही होगी। शर्तों में कुछ ऐसा था कि हिटलर सहित सभी जर्मन्स को बेइज्जती महसूस होने लगी। हो भी क्यों ना, शर्तों में कुछ था ही ऐसा। शर्त थी कि जर्मन सेना अब 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकती। शर्त थी कि मित्र राष्ट्रों को इस युद्ध में जितनी भी क्षति हुई, जितना भी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई जर्मनी करेगा। चूंकि युद्ध के दरमियान जर्मनी ने फ्रांस के लोहे और कोयले का खूब इस्तेमाल किया, इसलिए कोयले से भरे जर्मनी के सार क्षेत्र पर अगले 15 सालों तक फ्रांस का कब्जा रहेगा। संधि के तहत जर्मनी के अधिकार वाले देशों को मित्र राष्ट्र के अधीन कर दिया गया। प्रशांत महासागर में मौजूद जर्मनी के अधिकार वाले तमाम द्वीपों को भी मित्र देशों को दे दिया गया। अफ्रीका में मौजूद उसके उपनिवेशों को उससे छीन लिया गया ताकि आर्थिक मोर्चे पर भी वो पस्त हो जाए। एक और निकृष्ट शर्त ये रखी गई जिसे सुनते ही अपने आप में वाकई भेदभाव वाली भावना आती है। वो ये कि पहले विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए केवल और केवल जर्मनी ही जिम्मेदार है। ऐसे में लाजमी है कि जर्मन्स अपमानित महसूस करते। वर्साई की अपमानजनक संधि हिटलर को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसलिए उससे लंबा बदला